Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for MTCAT, and today I am going to discuss the gene linkage and crossing over. So let's move on. Dear students, gene linkage and crossing over. So how genes are linked with each other and how the crossing over is related to gene linkage, as well as we will see the effect of crossing over and gene linkage on independent assortment according to Mendel's law. तो उसको हम रिलेट करके इसको स्टडी करेंगे और इसमें से देखेंगे कि किस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं इन द एंट्री टेस्ट. सो वी नो an organism possess numerous traits. बहुत सारे traits होते हैं मुख्तलिफ तरह के organisms के पास which are controlled by thousands of genes. क्लियर? जैसे कि लेट्स सपोज हम इंसानों की बात करें तो हमारे अंदर बहुत सारे ट्रेट्स हैं, हंड्रेड्स की तादाद में ट्रेट्स हैं और उन ट्रेट्स को thousands of genes are controlling them. But there is an interesting fact कि number of traits और फिर नंबर ऑफ जीन्स उनको जो कंट्रोल कर रहे हैं द ट्रेट्स को, और उसके साथ अगर हम देखें द नंबर ऑफ क्रोमोसोम को, सो बड़ी हैरानगी होती है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम के एतबार से देखें तो ट्रेट्स तो कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ट्रेट्स होते हैं एज कम्पेयर इफ़ यू कंपेयर द नंबर ऑफ ट्रेट्स. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब व्हेन मेंडल वाज परफॉर्मिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन ऑफ इनहेरिटेंस, तो luckily ऐसा हुआ, luckily that was his luck, he was studying the inheritance in the pea plant. तो pea plant के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 14 है, ठीक है. और लकीली उसने जो नंबर ऑफ ट्रेट्स स्टडी किए थे वो भी 14 थे, यानी जो 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस उसने डेवलप की थी वो 14 ट्रेट्स थे जो कि 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स की शक्ल में थे. सो वो ये समझता था कि शायद कि हर ट्रेट जो है वो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल क्रोमोसोम, उसके ऊपर उसके दोनों जीन्स या पेयर ऑफ जीन्स और एलील्स मौजूद हैं जो कि उनको कंट्रोल कर रहे थे. लेकिन वो तो बाद में जाके पता चला कि उन 7 पेयर्स में से जो ट्रेट्स मेंडल ने स्टडी किए थे वो पहले 4 पे मौजूद थे. क्लियर? सो खैर उसका लॉ आज भी वैलिड है, आज भी बिल्कुल फिट है. बस उसकी लक थी कि मतलब कि जिस तरह का वो कंसिडर उस वक्त कर रहा था वैसा, और बाकी काम तो प्रूफ हो गया, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो 7 पेयर्स पे नहीं है बल्कि जो ट्रेड्स उसने स्टडी किए थे वो सिर्फ 4 के ऊपर मौजूद थे. एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज लिमिटेड. वो लिमिटेड होता है, जैसे कि we have got only 46 chromosomes or 23 pairs of homologous chromosomes, and we have got hundreds of traits: eye color, skin color, height, weight, and teeth, etc., etc. So we have hundreds of traits which are controlled by only 23 pairs of homologous chromosomes. Clear? It means इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स हैं वो बहुत करीब करीब पड़े हुए हैं. क्रोमोसोम को बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, मतलब फिजिकली हम देखें, आपने चैप्टर नंबर 20 में पढ़ा कि एक क्रोमोसोम को जब हम उसको डीकंडेंस करते हैं और उसके क्रोमैटिन की फॉर्म में सीधा करते हैं तो कितने उसकी लेंथ बनती है? दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 इंच. उसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ जीन्स आर देयर. एनीवेज, सो इट मीन्स the genes of a chromosome are linked with each other.
And this phenomena of staying together of all genes of a single chromosome is called linkage. उसको हम क्या कहते हैं? Linkage. Clear? That is called linkage. So, dear students, genes are actually physically, they have physically connected, or we can say that or genes have physical relationship. ये एमसीक्यू के लिए मार्क कर लें कि एक लिंकेज ग्रुप में जो जीन्स होते हैं उनका आपस में लिंकेज कौन सा है? फिजिकल लिंकेज है. दे हैव फिजिकल लिंकेज. क्लियर? जीन्स हैव फिजिकल लिंकेज इन अ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के अंदर. और क्रोमोसोम को हम कहते क्या है डियर स्टूडेंट्स? क्रोमोसोम है क्या? इट इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन. और क्रोमैटिन एक धागा ही तो है, उसी को पता सारे जीन्स हैं, मतलब दे आर फिजिकली लिंक्ड विद ईच अदर. क्लियर? अब जो जीन लिंकेज है डियर स्टूडेंट्स, द जीन लिंकेज, इसी को हम कहते हैं जीन लिंकेज. द जीन लिंकेज कॉरेस्पॉन्ड्स to the number of homologous pairs an organism possess. तो क्या ख्याल है हमारे अंदर कितना जीन लिंकेजेस है? सो ह्यूमंस हैव, जी डियर स्टूडेंट्स, 46 और 23. ह्यूमंस हैव, हमारे पास कितने पेयर्स हैं? 23 पेयर्स. तो जीन लिंकेज किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स, नॉट ओनली होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस पेयर्स. क्लियर? सो पेयर कितने हमारे अंदर? 23 हैं. सो ह्यूमंस हैव 23 लिंकेज ग्रुप्स. क्लियर? इसको हम सीक्वेंस के लिए मार्क कर लीजिए. अब डियर स्टूडेंट्स, for example, the linkage group of hemophilia and color blindness and gout is at X chromosome, is at X chromosome. तो X क्रोमोसोम मेल्स के पास भी है, फीमेल्स के पास. हाँ, फर्क ये है कि मेल्स के पास सिर्फ एक X क्रोमोसोम है, फीमेल्स के पास वो 2 X क्रोमोसोम है. तो इनके जीन्स डियर स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद है X के, इन अ फॉर्म ऑफ अ लिंकेज ग्रुप. क्लियर? इसी तरह से the genes for leukemia, sickle cell anemia, and albinism are located at chromosome
11, याद रखिएगा, ये एमसीक्यू के लिए मार्क कर लीजिए प्लीज, ठीक है, एट क्रोमोसोम नंबर 11। तो दे रिप्रेजेंट अ जीन लिंकेज, क्लियर। अब डियर स्टूडेंट, इसका फायदा क्या है जीन लिंकेजेस का? डियर स्टूडेंट्स, इसका फायदा ये है कि जीन्स जब चूंकि फिजिकली एक दूसरे के साथ उनका फिजिकल रिलेशनशिप है, तो वो एक दूसरे के पास पास पड़े होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर एक ये है, द जीन्स क्लोजर टू ईच अदर, जितने वो एक दूसरे के क्लोज होंगे टू ईच अदर, they do not obey Mendel's law of independent assortment। और उसकी रीजन है, मतलब कि हमारे पास ये क्रोमोसोम है, एक हमारे पास जीन यहां पर है, एक बिल्कुल उसके साथ पड़ा हुआ है, एक बिल्कुल साथ पड़ा हुआ है। तो जितना ये करीब करीब होंगे, जितना ये टाइटली लिंक्ड होंगे, जितना इनके दरमियान लिंकेज ग्रुप टाइट होगा, तो जब क्याज़्मा बनेगा तो ये दो तो आपस में अलग होंगे नहीं। तो इस वजह से इनका इंडिपेंडेंट असॉर्ट होने का जो चांस है वो कम हो जाएगा। एक जीन यहाँ पर है इस टिप पे, एक यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, या इस जगह के ऊपर मौजूद है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा ड्यूरिंग मियोसिस हो क्या होगा कि जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो क्याज़्मा बनेगा, तो ये असॉर्ट हो सकेंगे। अभी हम उसी को देखने लगे हैं, ठीक है। तो किसी भी जीन फार्दर द जीन्स लोकेटेड एट क्रोमोसोम, जितना वो दूर दूर होंगे क्रोमोसोम पे, more the chances of क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर उतनी ही चांस है उनका, एंड रीशफलिंग, क्रॉसिंग ओवर एंड रीशफलिंग एंड रिकॉम्बिनेशंस। तो रिकॉम्बिनेशंस होंगी तो उतनी ज़्यादा फिर वेरिएशंस भी आएंगी, और जितनी ज़्यादा वेरिएशंस होंगी वो उतना ही उस स्पीशी के लिए बेहतर होता है। चलिए अब देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर किस तरह से लिंक्ड है इस जीन लिंकेज के साथ। सो क्रॉसिंग ओवर आपने पढ़ा हुआ, क्रॉसिंग ओवर ये क्या चीज़ है? इसमें द एक्सचेंज ऑफ segments between non-sister chromatids, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगी उनके दरमियान क्रॉस ओवर जो एक्सचेंज होता है डिफरेंट पार्ट्स का, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, और आप पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्लियर? होती कब है? इट अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस में कब? ड्यूरिंग मियोसिस 1। मियोसिस 1 में कब? ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस 1 में कब? ड्यूरिंग प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में कब? एग्जैक्टली ड्यूरिंग पैचिटीन। एग्जैक्टली ड्यूरिंग पैचिटीन। तो ये मैंने आपको उसका वो पूरा रोड मैप बता दिया है। इस तरह से भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि देखिए ये कौन सा करेक्ट पाथवे है उसमें पहुंचने का क्रॉसिंग ओवर में। पैचिटीन it is a sub phase of prophase 1, which is the sub phase of karyokinesis 1, which is the phase of meiosis 1. Karyokinesis 1 is the phase of meiosis 1. Clear? तो dear students, पैचिटीन के दौरान अब एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे मार्क कर लीजिए।
ड्यूरिंग पैचिटीन में इट अकर्स द क्रॉसिंग ओवर occurs at which stage? At 4 chromatids. जब 4 chromatids बन जाते हैं, at 4 chromatids जिसको हम कहते थे bivalent या जिसको हम कहते हैं टेट्राड, जब फॉर्मेशन हो जाती है उसके बाद फिर क्रॉसिंग ओवर होती है, उसके बाद फिर ये रिकॉम्बिनेशंस बनने का चांस होता है. सो क्रॉसिंग ओवर अकर्स आफ्टर 4 क्रोमैटिड्स या 4 क्रोमोसोम्स स्टेज. क्योंकि इसके फौरन बाद क्या स्टार्ट हो जाएगी फिर पैचिटीन, लेकिन 4 क्रोमैटिड होना जरूरी है इसके लिए, यानी कि जाइगोटीन में से गुजरना जरूरी है. जाइगोटीन के बाद ही पैचिटीन आती है. चले अब यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास 2 होमोलोगस पेयर्स हैं. एक जीन जहां पर है जीन ए, जीन बी, और ये इसका सिस्टर क्रोमैटिड है जीन बी और ये जीन ए. ठीक है, ये सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों आपस में क्या सिस्टर क्रोमैटिड्स. ये एक पेयर है, हम स्टडी कर रहे हैं उसको, और ये दूसरा, और ये दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड्स का पेयर. ठीक है, अब ये दो आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये दो आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स, लेकिन ये दो आपस में क्या है, दे आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर तो क्रॉसिंग ओवर ना हो तो आगे जो गैमीट्स के अंदर इनकी जो जाएंगे, इफ नो क्रॉसिंग ओवर अकर्स, इफ देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर, all gametes will have parental types. ठीक है, सब के सब कैसे होंगे, दे विल डिट्टो कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, क्योंकि अगर इसमें क्रॉसिंग ओवर ना हुई. लेकिन आमतौर पर जब हम क्रॉसिंग ओवर होती है तो फिर क्या होगा, so if crossing over occurs, so what happens, तो ये देखिए A, B, A and B. इसी तरह से हमारे दूसरा जो सिस्टर क्रोमैटिड्स का है, सो देख सकते हैं इट्स अ 4 स्ट्रैंड स्टेज. ठीक है, और स्मॉल ए, ये क्यास्मा बना, स्मॉल बी एंड स्मॉल ए, स्मॉल बी. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्यास्मा. तो यहां पर क्यास्मा हुआ सिनेप्सिस के जरिए, सो दिस इज क्यास्मा. तो जहां पर क्यास्मा बना, आपको पता है क्यास्मा बनता है अलोंग द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम, पॉइंट टू पॉइंट, लोकस टू लोकस क्यास्मा बनते हैं. ठीक है, बहुत सारी जगहों पे ऊपर यहाँ पर क्यास्मा, लेकिन हम तो यहाँ पर सिर्फ आप 2 जीन्स को कंसीडर कर रहे हैं सारी क्रॉसिंग ओवर को समझने की. सिर्फ ये 2 जीन्स है, एक ये हमारे पास 2 डोमिनेंट हैं और 2 रिसेसिव हैं. ठीक है, ये डबल है, ये होमोजाइगस, डबल होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये हमारे पास डबल होमोजाइगस रिसेसिव. क्लियर. तो अब क्या चांस है, जब क्यास्मा होगा तो ये इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा. तो उससे हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन आ रही है, ऊपर वाला बाहर वाले एज इट इज रहेंगे, मतलब कि ये वाले स्ट्रैंड्स एज इट इज रहेंगी पेरेंटल, जो नीचे वाली स्ट्रैंड थी व्हेन इट सेपरेट्स इट हैज गॉट कैपिटल ए बट नॉट कैपिटल बी, इट हैज गॉट नाउ द स्मॉल बी, क्योंकि क्रॉस ओवर हो गया. ठीक है, इसी तरह से स्मॉल ए, स्मॉल ए, यहां पर तो स्मॉल बी रहेगा, लेकिन यहां पर चूंकि क्रॉस ओवर हुआ था तो ये ऊपर वाला जो कैपिटल बी है वो नीचे इसके साथ आ जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये 4 क्रोमैटिड्स जो हैं ये जाएंगे
उन चारों गैमीट्स के अंदर एट द एंड ऑफ द मियोसिस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मियोसिस एक पेरेंट सेल से कितने बनते हैं, 4 गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पर 2 कंसेक्टिव डिविजन्स होती हैं। अब ये वाला हमारे पास पेरेंटल टाइप है, ये वाला भी हमारे पास पेरेंटल टाइप है, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या है, दे आर रिकॉम्बिनेंट्स, ये भी रिकॉम्बिनेंट, ये भी रिकॉम्बिनेंट है, क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स हम इन इससे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। नाउ लेट अस फाइंड द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, इसकी कैसे निकाली जाएगी। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एक फॉर्मूला के तहत निकाली जाती है, एंड द फॉर्मूला इज द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी is equal to recombinant types divided by all combinations multiplied by 100. So that's the formula to कैलकुलेट द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कि कितने परसेंट जो है ये रिकॉम्बिनेशंस हुई हैं। अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को मालूम कैसे करना है, सो इसमें क्या किया जाता है, जो हमारे पास ये 4 हमारे पास रिकॉम्बिनेशंस आए हैं, इनको हम द हेट्रो zygotes are back crossed, they are back crossed with homozygous double recessive। homozygous double recessive का मतलब small a small b small a स्मॉल बी, दिस इज होमोजाइगस डबल रिसेसिव। और इनको किन के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास जो टोटल कॉम्बिनेशंस आए हैं, ठीक है। सो हियर वी गो, कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा हमारे पास कॉम्बिनेशन आया कैपिटल ए स्मॉल बी। तो इनमें से सारे के सारे गैमीट्स इसे एक ही तरह के बनेंगे, ऑल हैविंग स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो यहाँ पर हम इसको नीचे लिख देते हैं, ये कॉम्बो बन गया। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर हम ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड, अब थर्ड की बारी है, स्मॉल ए कैपिटल बी और एक इसके साथ कॉम्बो आ गया। इसका जब क्रॉस करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। और लास्ट वन स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, और यहाँ से भी क्या, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब इनको बैक क्रॉस करवाया जाता है तो उससे हम जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है उसको निकाल सकते हैं। अब देखें, ये कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये तो टोटल पेरेंटल टाइप्स है, ये भी पेरेंटल, ये भी पेरेंटल। यहाँ पर देखिएगा ये वाला स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये भी क्या था, जो पेरेंटल, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है हमारे पास, ये भी टोटल पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर देखिए कैपिटल ए स्मॉल बी, ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट टाइप है, दिस इज रिकॉम्बिनेंट टाइप। और इसी तरह से स्मॉल ए विथ कैपिटल बी, ये भी हमारे पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट टाइप। ये हमारे पास 2 रिकॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला कैसे, इसको फॉर्मूला के में कैसे पुट करेंगे, सो लेट अस सी। सो जब भी इनको बैक क्रॉस करवाया जाता है इन गैमीट्स के साथ, तो डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, आमतौर पर मोर देन 70 to 80% जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, वो पेरेंट्स की तरह के ही होते हैं। और 15 to 20 और 10 to 20% ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके अंदर कुछ वेरिएशंस आती हैं, क्योंकि सारे जीन्स इस प्रोसेस से नहीं गुजर पाते। जो जीन्स करीब करीब होते हैं उनके दरम्यान में वो क्रॉस ओवर नहीं हो सकता, तो इस वजह से उनमें रीशफलिंग भी नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसको हम अलॉट करते हैं 40, इसको हम अलॉट जो रिकॉम्बिनेंट को 10, इसको भी
40 क्योंकि ये टोटल पेरेंटल है, और इसको भी 10। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये हमें किस तरह से बताया जाता है कि ये 40 रिटर्न है। ये एक अस्यूम्ड वैल्यू है कि जिसमें बताया जा रहा है कि जो इस कॉम्बिनेशन के साथ जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो तकरीबन 40% होंगे, इस जो रिकॉम्बिनेंट टाइप के साथ आएंगे वो तकरीबन इस तरह के होंगे, वो तकरीबन 10% के करीब होंगे, और जो दूसरी रिकॉम्बिनेशन स्मॉल ए विद कैपिटल बी वाली इसके साथ आएंगे वो भी तकरीबन 10% के करीब होंगे, और जो होमोजाइगस रिसेसिव वाले थे, डबल रिसेसिव वाले, वो तकरीबन जो ऑफस्प्रिंग इस क्रॉस से हमें मिलेंगे वो भी तकरीबन 40% के करीब होंगे। तो इसमें हम इसकी वैल्यूज़ को जब पुट करते हैं तो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट टाइप्स कितनी हैं? 10 + 10, 2 ही हैं, 10 + 10, और ऑल कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है? 40 + 40 + 10 + 10, सो इट मेक्स 100। तो ये 100 और ये 20 × 100, सो 20 रिकॉम्बिनेंट्स हमारे पास टोटल आ गए, और 100 हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशंस आ गई, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, सो इट बिकम्स 20%, इट बिकम्स 20%। अब डियर स्टूडेंट्स, इस 20% का हमें क्या फ़ायदा हुआ? हम क्यों ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं? तो क्रॉसओवर हुआ, जीन के लिंकेज को हमने इससे कोरिलेट किया, मेंडल्स लॉ को बताने की कोशिश की कि जितने जीन्स करीब करीब होंगे उतने ही वो उनके रिकॉम्बिनेंट होने का चांस कम हो जाएगा, वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे हमने इन क्रॉसेस में देख लिया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब हमने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाली है तो वो उसका फ़ायदा हमें क्या होगा? जैसे कि हमने ये 2 जीन्स की सिर्फ निकाली थी, ये ए और बी, ये हमारे पास 2 जीन्स हैं। इनकी जब हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ये सपोज्ड हमने निकाली कि तकरीबन ये 20% है, तो 20% का क्या मतलब है? जब इसका फ़ायदा होता है हमें जीन मैपिंग के दौरान, जब हम जीन मैपिंग करते हैं तो 1% इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट। आमतौर पर ये यूनिट लिए जाते हैं सेंटीमॉर्गन्स में, सेंटीमॉर्गन्स उसमें लिए जाते हैं। तो 20% का क्या मतलब हुआ कि जो ए और बी जो 2 जीन्स हैं इनके दरमियान का फासला कितना है? दे आर 20 पार्ट्स अवे फ्रॉम ईच अदर। तो जितना ज्यादा दूर होंगे उतना ज्यादा देयर इज अ चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, देयर आर चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, देयर आर चांसेस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? जैसे कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, तो दिस इज आवर जीन ए, यहाँ पे ए था, तो 20 पार्ट्स का मतलब है इट मस्ट बी ओवर देयर, यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, अगर ये बिल्कुल करीब, जैसे कि एक और यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम, लेट्स सपोज ये एक जीन है सी और ये एक है डी, ये तो बहुत क्लोजली लिंक्ड है, तो जितना क्लोजली लिंक्ड होंगे इनका इंडिपेंडेंट असॉर्ट होने का चांस उतना ही कम होगा। ये माइट भी दे आर 3 to 4 पार्ट्स अवे फ्रॉम ईच अदर, तो इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन होने का, क्रॉस ओवर होने का चांस कम है एज कम्पेयर टू द ए एंड बी। ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो जब क्याज़मा बनेगा तो इन दोनों का आपस में रीशफल होने का चांस और इनका क्रॉस ओवर होने का चांस जो है वो विद देयर नॉन सिस्टोक्रोमेटेड होमोलॉग्स वो ज़्यादा होगा। तो ये फ़ायदा होता है इसको जीन फ्रीक्वेंसी को स्टडी करने का। और इस तरह से हम, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, जीन्स जितना टाइटली लिंक्ड होंगे तो रिकॉम्बिनेशंस नहीं बनेगी, जितना वो आपस में दूर दूर होंगे, जितना उनके दरमियान में फासला ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो सके। जैसे कि ये देखें, ये 2 जीन्स काफ़ी फासले पे पड़े हुए थे, इसलिए इनके अंदर ये हो गया। लेकिन अगर ये यहाँ पर होता ए और यहाँ पर होता बी, तो क्याज़मा तो बना यहाँ पर इस पॉइंट पे, तो ये तो एज इट इज़ आगे चले जाते। ठीक है, जब ये एज इट इज़ इन दोनों के दरमियान में तो क्याज़मा ना बनता, तो इन दोनों के दरमियान में क्याज़मा ना बनता तो ये कभी भी इधर वाला जीन उधर और उधर वाला जीन इधर, क्योंकि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के अंदर एक जैसे जीन्स नहीं होते। जैसे कि ये मिसाल आपके सामने, ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स और ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब ये देखें, यहाँ पर लेट्स सपोज कि ये ए इज़ फॉर आई कलर और ये भी ए फॉर आई कलर है, तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। तो जब ये आपस में क्रॉस ओवर होंगे तो तभी ये
रिसेसिव उधर चला जाएगा और वो डोमिनेंट इधर आ जाएगा। अब ये डोमिनेंट के साथ रिसेसिव का कॉम्बो और इधर से रिसेसिव के साथ डोमिनेंट का कॉम्बो आ जाएगा। तो अब ये अगली नस्ल में जाएगा तो फिर उसके अंदर कोई चेंजेस आ सकती हैं, उसमें कोई वेरिएशंस आ सकती हैं। अब इसका जो मैप यूनिट याद रखिएगा, यूनिट क्या है इसका? सेंटीमॉर्गन्स। एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है। 1% का मतलब 1 मैप यूनिट, और एक यूनिट जो होता है उसके यूनिट्स क्या हैं? इसमें जो मैपिंग के लिए यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं दैट आर द सेंटीमॉर्गन्स। So this is how and this is the formula to calculate the recombination frequency. जी तो dear students, hopefully today's lecture have been cleared. You are able to correlate the gene linkage and the crossing over with each other and how they are beneficial for us for finding the recombination frequencies. So dear students, if there is any question related to today's lecture, you can put your question in the comments box and our subject specialist will answer you soon. So take care of yourself.